हेलो दोस्तों, नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास का ये चौथा टॉपिक है। इससे पहले 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लें। आइए शुरू करते हैं हम लोग आधुनिक भारत का ये चौथा टॉपिक, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। किस गवर्नर के कार्यकाल में कौन सा काम हुआ या किसको गवर्नर जनरल कहेंगे, फिर वायसराय कब से बनना शुरू हुआ, ये आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? नहीं, ये गलत है। प्रथम गवर्नर थे। रॉबर्ट क्लाइव प्रथम गवर्नर थे बंगाल के, और ये 2 बार बने थे। ये 2 बार बने थे और दोहरी शासन नीति यही लाए थे रॉबर्ट क्लाइव ही। दूसरा है, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। हाँ, ये सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का कुछ डिस्कशन है। वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स को 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया गया था, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया था। वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया था, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक को नियुक्त किया गया था। इस पद पर 1758 से 60 तक 1758 से 60 तक रॉबर्ट क्लाइव 2 बार बने थे, 58 से 60, उसके बाद 65 से 67, ये 2 कार्यकाल के लिए रहा था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। इसमें ऑप्शन नहीं है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ई आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। एक में है क्लाइव का पुनः भारत आगमन, 2 में है इलाहाबाद की संधि, 3 में है बक्सर का युद्ध, 4 में है वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये जो ऑप्शन ये 4 नंबर है, 4 का स्टेटमेंट गलत है, साफ है ये गलत है। जब अगर 4 का स्टेटमेंट ही गलत है तो ये वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर नहीं बना था। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल पहला बना था। तो यह स्टेटमेंट गलत है, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध 22 या 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। क्लाइव का पुनः भारत आगमन 3 मई 1765 को हुआ था। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 को हुआ था, एक 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को। वारेन हेस्टिंग्स का बंगाल का गवर्नर बनना 1772 में, ये बंगाल का गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल नहीं बना था, बंगाल का गवर्नर बना था 1772 में। फिर यही बंगाल का गवर्नर जनरल भी बना था। इस प्रश्न के बारे में कह रहा है, ये प्रश्न में त्रुटि है। वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल भारत का गवर्नर बताया गया है, इसलिए गलत है। कलकत्ता प्रेसिडेंसी या बंगाल की गवर्नर 1772 ईस्वी में बना था। 1774 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बना। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है ये बताना है। ए नंबर में है, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी। तो ये सही है, ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी। स्टार्टिंग हेस्टिंग्स का था, उसके बाद का संरचना कॉर्नवालिस ने की थी, इसमें मजबूती लाई थी। बी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। हाँ, सैनिक और असैनिक सुधार करने का जिम्मा पूरा क्लाइव को जाता है, ये भी सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। नहीं, ये नहीं संग्रहित किया था। लॉर्ड डलहौजी ने ध्रुति सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे। हाँ, ये व्यापकता सिद्धांत के अनुसार ये जोड़े थे। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है। डिस्कशन है इसका, क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार देना तथा निजी व्यापार बंद करा दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी
कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की थी। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधार, फौजदारी कानून में सुधार, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार हुए और व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। विलियम बैटिंग, जो कि 1828 से 35 इसका शासनकाल रहा है, और इसी के शासनकाल में ब्रह्म समाज का स्थापना, सती प्रथा का खात्मा, अंत होना, यानी सती प्रथा पे बैन लगना, इसके बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा आना इसी के कार्यकाल में हुआ था। इसके शासनकाल में 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति का तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बैटिंग का नाम सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1848 से 56 तक इसका शासनकाल रहा है, व्यापकता के सिद्धांत के अंतर्गत 1848 में सबसे पहले सतारा को सबसे पहले 1849 में जैतपुर तथा संभलपुर, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1854 में झांसी तथा 1854 ईस्वी में नागपुर का विलय कर लिया। 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध का विलय कुशासन के बहाने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को ही प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता लॉर्ड क्लाइव ही था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी और इसके बाद बक्सर के युद्ध जब हुआ तो पूरे के पूरे लगभग भारत पे शासन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह ने किया था। बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। 1784 में हुआ था ये। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, जो कि 1774 से लेकर 85 तक था वो। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा ब्लेजली संबंधित थे। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज बनाने का प्रयत्न किया। कंपनी का उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करें ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था। इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। ब्लेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। ब्लेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों की अपनी स्वरक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया था। रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो वारेन हेस्टिंग्स से है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किया? तो द्वैध शासन प्रणाली समाप्त वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। 1772 के आसपास और 1765 के आसपास लाया था लॉर्ड क्लाइव ने द्वैध शासन को।
वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथों में ले ले। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवान मोहम्मद रजा खां जो बंगाल के उपदीवान थे और राजा सिताब राय जो बिहार के उपदीवान थे, दोनों को पद से हटा दिया और द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में इन दोनों को हटा दिया और द्वैध शासन की शुरुआत लॉर्ड क्लाइव ने किया था। लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में ही किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड क्लाइव द्वारा द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी 1765 में। फिर 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा इसको समाप्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स पे चलाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से लेकर 1795 तक चलता रहा। किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। यह भी कहा गया कि वारेन हेस्टिंग्स ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, न कि अपने हित के लिए। वारेन हेस्टिंग्स पर लगे महाभियोग के बारे में कुछ विद्वानों का मत भिन्न है, किंतु बी.एस. स्मिथ का निर्णय अधिक मान्य है। वह लिखते हैं कि उसके थोड़े से दोष, जहाँ तक वे वास्तव में दोष थे, उस राजनीतिक के दोष थे जिस पर सहसा ही संकट आ पड़ा हो तथा जिस पर इतनी कठिन उलझनें आ पड़ी हो। कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक ही थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो अभी हम लोग देखिए, वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था 1788 1795 तक। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ये सर जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था वेल्लोर का विद्रोह। 1806 ईस्वी में वेल्लोर की मद्रास सेना के भारतीय सैनिकों ने एक विशेष प्रकार की पगड़ी पहनने, दाढ़ी मुड़वाने तथा तिलक न लगाने के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस समय गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो था। इसी के काल में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई। वेल्लोर के विद्रोह को 1857 की सिपाही विद्रोह की यानी सिपाही क्रांति का पूर्वगामी भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? हालांकि इसका नींव की बात करें, न्यायिक संगठन की नींव की बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स का है, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ऑप्शन में नहीं है, तो कॉर्नवालिस इसको आगे बढ़ाया था। कॉर्नवालिस इसको सही ढंग से स्थापना किया था, तो न्यायिक व्यवस्था भारत में कॉर्नवालिस हो जाएगा। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया और 1793 ईस्वी की कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसिद्धावध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो कॉर्नवालिस ने किया था। भारत की प्रसिद्धावध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग कर उसके संबंध में नए नियम बनाए तथा कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नए नियम बनाए। उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी और न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिससे आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप ले लिया। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया। कॉर्नवालिस के शासनकाल में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में
किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो ये दरोगा को कहा जाता था। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उसके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया तथा दरोगा नामक पुलिस अधिकारी नियुक्ति किया। दरोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो ये गाजीपुर में स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 1786 से 1793 तक गवर्नर रहा था भारत का, वे 30 जुलाई 1805 ईस्वी से 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल भी रहा। इसे भारत में इस्तबरारी अथवा अस्थायी बंदोबस्त न्यायिक संहिता या भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को हुई। 5 अक्टूबर 1805 को उसकी गाजीपुर में उत्तर प्रदेश में उसकी मृत्यु हुई और यहीं पर उसका कब्र भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, लॉर्ड विलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? ये गलत है, यानी गलत पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा गलत है। पहला है, दूसरों के खर्चों पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। हाँ, अंग्रेज ये चाहता था कि सेना मेरा हो लेकिन इसका खर्चा दूसरे रियासत करे, तो ये सही माना जाएगा। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित करना, ये भी सही है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षा करना था। सी, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, नहीं ये गलत है, यानी आंसर आपका यही सही हो जाएगा सी। भारतीय रियासत के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, हाँ रियासत पर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना था, यह भी सही है। तो ए, बी और डी सही है, सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ये पेशवा बाजीराव द्वितीय था। दौलत राव सिंधिया, जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को श्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहे थे। 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी गई। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर दिया। पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया, जो कि पेशवा सिंधिया का साथ दे रहा था, तो पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त किया। जसवंत होलकर ने पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ले ली और 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि की गई। इसी संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली और यह संधि मराठों और अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुए थे। ये बसीन की संधि 1802 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो अवध का नवाब था। पहला शासक सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अवध का नवाब था। वेलेस्ली ने सहायक संधि का अस्वीकार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। किराए पर क्लाइव के काल से यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी। वेलेस्ली की विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देसी राजाओं के संबंध में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चय धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया था। लेकिन यदि प्रश्न में वेलेस्ली की सहायक संधि की बात करें, वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य पूछा जाए तो उत्तर सबसे पहले हैदराबाद ने किया था। वेलेस्ली की सहायक संधि है ये। क्वेश्चन नंबर 25 है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो लॉर्ड वेलेस्ली के काल में किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो ये सभी ने सहायक संधि स्वीकार किया है, इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। लॉर्ड ब्लेजली ने, जो कि 1798 से 1805 तक रहा था गवर्नर जनरल, उसने भारतीय राजाओं को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली प्रयोग किया। जिन राजाओं ने ब्लेजली की सहायक संधि स्वीकार की वे सबसे पहले हैदराबाद के निजाम थे, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, इंदौर के होलकर, जोधपुर, जयपुर, मंछेरी, बूंदी, भरतपुर। अतः इस प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है, इन सभी ने स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो हैदराबाद के निजाम थे। क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि जिन्होंने लॉर्ड ब्लेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए कोड से पता कीजिए। सबसे पहले हैदराबाद किया था, उसके बाद मैसूर किया था, उसके बाद अवध किया था, उसके बाद सिंधिया किया था, यानी चारों रेगुलर है। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली के सूत्रपात किया था? तो लॉर्ड ब्लेजली ने किया था। लॉर्ड ब्लेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाकर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता की सर्वश्रेष्ठता और प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। सबसे पहले सहायक संधि का प्रयोग हैदराबाद के निजाम के साथ किया था, फिर मैसूर के साथ किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राजाओं से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर डी है, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ए नंबर में है बक्सर के 1764, ये सही है। सहायक संधि 1863, नहीं ये गलत है। सहायक संधि 1798 का है, तो आपका ये आंसर बी सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार 1833 में समाप्त किया गया था, तो ये भी सही है। डी नंबर ऑप्शन है, ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813, ये भी सही है। पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही सिर्फ भारत के लिए व्यापार करते थे। अब 1813 में सभी के लिए, यानी ब्रिटिश नागरिक हो या ब्रिटिश में कोई और भी कंपनी हो, सभी के लिए व्यापार कर सकता था भारत के साथ। तो 1813 में सबके लिए खोला गया, लेकिन चाय और चीन पे व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। आइए कुछ डिस्कशन देखते हैं। भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से ब्लेजली ने सहायक संधि प्रणाली को 1798 में प्रारंभ किया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद सबसे प्रथम था, जो कि 1798 में सहायक संधि स्वीकार किया था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, बक्सर के 1764 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 1833 के अधिनियम से पूर्णतः समाप्त घोषित कर दिया गया। यानी जो चाय और चीन पर व्यापार चल रहा था उसको भी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा कंप्लीट समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश नागरिकों तथा कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 ईस्वी में, यह भी सही था। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? तो ये लॉर्ड ब्लेजली ने फहराए रखी थी। लॉर्ड ब्लेजली ने भारत की ओर 1797 ईस्वी में प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः इस सबसे अंधकारमय समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को जीत चुका था तथा गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में ब्लेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया,
जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय भी टल गया। क्वेश्चन नंबर 33 है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है, किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध, जो कि 1814 से 16 तक चला था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, जो कि 1815 की सुगौली की संधि से समाप्त हुआ। 1815 की सुगौली की संधि से समाप्त हुआ। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, लेकिन इसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को हुआ था। सुगौली की संधि कब हुई थी? तो सुगौली की संधि 1815 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ए नंबर ऑप्शन है हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध का नेतृत्व करता था, तो ये सही है, ए सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड ब्लेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भी लॉर्ड हेस्टिंग्स था, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में हुआ। यह लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ ना कि कॉर्नवालिस के समय में, तो आपका विकल्प डी सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लॉर्ड ब्लेजली एवं आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ, जबकि बक्सर के युद्ध 1764 हेक्टर मुनरो का नेतृत्व में लड़ा गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, हेस्टिंग्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सर टॉमस मुनरो किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो 1820 से लेकर 1827 तक गवर्नर रहे मुनरो। सर टॉमस मुनरो 1820 से 27 तक रहा। ये मद्रास के गवर्नर रहे थे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु जो व्यवस्था की गई थी वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी दक्षिण भारत में। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता। सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू किया गया था। इसके पश्चात मद्रास बम्बई के कुछ हिस्से में, असम तथा कुर्ग यानी कर्नाटक के एक भाग में लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 38 है, कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ले लिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग, कछार को 1832 में, जयंतिया को 1835 की रियासत को अपने प्रदेश में मिला लिया गया, क्योंकि यहाँ कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में चला था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंधित है। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी। इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में की थी। टीपू सुल्तान से श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को तथा उनके साथियों को देना पड़ा। अंग्रेज का साथ दिया था निजाम और मराठा ने, तो निजाम और मराठा और अंग्रेज ये तीनों को देना पड़ा टीपू का आधा राज्य। टीपू का ही कथन था, 100 दिन गीदड़ की जिंदगी से कहीं बेहतर है एक दिन शेर की जिंदगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठगों के दमन में ठगों को अंत करने में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? तो कैप्टन सिलीमेंस संबंधित था। कैप्टन सिलीमेंस। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे। अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है। उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग में ही उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर कुछ मतभेद भी था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का ही समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन सिलीमैन को
ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1562 ठगों को 1826 से लेकर 1835 तक बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दे दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन सिलीमेन के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक के प्रारंभ किया गया है? विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए थे। तो विलियम बेंटिंक ने दास प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन और ठगों के संगठित गिरोह का दमन इसी ने करवाए थे। तो 1, 2 और 4 सही है, 3 इसमें सही नहीं है। तो 1, 2 और 4 सही है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, 1, 2 और 4। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। 1829 ईस्वी में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया। बेंटिंक के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 आया। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया। बेंटिंक ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उसका दमन करने का प्रयास किया। बेंटिंक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया। 1835 में वह इंग्लैंड वापस चला गया। धर्म परिवर्तन के कारण योग्यता के प्रावधान को 1850 में हटाया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाई थी। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिंक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इसका समर्थन किया और विलियम बेंटिंक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 बंगाल सती विनिमय 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। 1830 ईस्वी में यह नियम बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 44 है, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 45 है, विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? 1829 में समाप्त की गई। क्वेश्चन नंबर 46 है, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो ये क्लीवलैंड के द्वारा किया गया था। संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड द्वारा आदिवासियों की उन्नति हेतु हिल असेंबली प्लान को कार्यान्वित किया गया। इसके अंतर्गत आदिवासी मुखियों को सीमित न्यायिक शक्ति भी सौंपी गई। 1896 ईस्वी में के रेगुलेशन 1 द्वारा इस व्यवस्था को विनियमित करने का प्रयास भी किया गया। क्वेश्चन नंबर 47 है, इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो 1789 में बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया। 1789 में बंगाल के दासों के निर्यात को बंद कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 48 है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो कुशासन के कारण हुआ था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक था। वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 में अवध को अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सबसे पहले सतारा 1848 में, जैतपुर एवं संभलपुर 1849 में, बघाट को 1850 में याद रखना है, उदयपुर 1852 में, झांसी को 1854 में और नागपुर को 1854 में मिला लिया गया। जब अवध को मिलाया गया था तो यही कारण है, जब 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ तो उसी सिपाही विद्रोह में अवध की उस समय की महारानी थी बेगम हजरत महल, उस युद्ध में भाग ली थी और झांसी की रानी भी इसी कारण उस युद्ध में भाग ली थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो 1850 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 है कि किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया? तो ग्वालियर को नहीं मिलाया, सिंध को मिलाया था, अवध को मिलाया था, सतारा को भी मिलाया था।
ग्वालियर रियासत को अंग्रेजों द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया। सिंध का विलय लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के काल में कुशासन के आरोप लगाकर अवध का विलय 1856 में किया गया। व्यापक सिद्धांत के द्वारा सतारा का विलय 1848 में किया गया। ये वीडियो यही तक। इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम लोग अगले पार्ट में क्लियर करेंगे। इसका एक पार्ट और आने वाला है। तो धन्यवाद।